नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रोजगार मेले को किया संबोधित। कहा, नवनियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में निभाएंगे प्रमुख भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश और समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण। चंद्रयान 3 में लैंडर खतरे की खोज और बचाव कैमरा की मदद से चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक जयपुर में शुरू। और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अरुणाचल सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के विकास में राष्ट्र के चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई पीढ़ी को आधुनिक और नई शिक्षा देकर राष्ट्रीय चरित्र को आकार देने में शिक्षकों की बड़ी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 5,580 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। श्री मोदी ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़ा योगदान रखती है। नई शिक्षा नीति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि परंपरागत जानकारी के साथ भविष्य की नई प्रौद्योगिकी को भी इसमें शामिल किया गया है। मातृभाषा में अध्ययन के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मातृभाषा में अध्ययन का अवसर नहीं मिलना सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। इस भेदभाव को हटाकर हमने नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करने के अवसर सृजित किए हैं। देश में समृद्धि बढ़ने और गरीबी कम होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 13 करोड़ 5 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आयकर दाताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार और घोटालों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए निर्धारित किए गए धन को उनके खातों में सीधे पहुंचा रही है। इस प्रकार सरकार में लोगों का विश्वास बढ़ा है। सीएम राइज गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल भेल भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया और 10 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। वित्त मंत्रालय का चिंतन शिविर आज केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विभिन्न विभागों के वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सचिवों के साथ वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय इस शिविर में भागीदारी कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने अमृतकाल के दौरान वित्त मंत्रालय की भूमिका पर चर्चा में भागीदारी की। इस शिविर में भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश और समाज के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। आज नई दिल्ली में आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम अस्मिता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, भारत में महिलाओं की जनसंख्या 50% है और देश की विकास यात्रा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि एक महिला पुरुष के बिना भी रह सकती है, संघर्ष कर सकती है और अपने दम पर आगे बढ़ सकती है और दुनिया को दिखा सकती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिलाओं को प्रगति समाज और राष्ट्र में बहुत महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज और राष्ट्र की प्रतिष्ठा महिलाओं के आत्मसम्मान पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अब पुराने विचारों को छोड़ने और नए विचारों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की पहचान और आत्मविश्वास को प्रगतिशील विचारों को अपनाकर ही महिलाओं को सशक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति ने सभी भारतीयों की ओर से वीर नारियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने अस्मिता आइकॉन के रूप में सम्मानित वीर नारियों की प्रशंसा की। उन्होंने वीर नारियों के कल्याण के लिए आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रयासों की भी सराहना की। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्चना पांडे भी उपस्थित थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को और ज्यादा जवाबदेही बनाने में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि विधानमंडलों में तकनीक के उपयोग से जनप्रतिनिधियों को और अधिक जवाबदेही बनाया जा सकता है। श्री बिरला आज उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।
इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना है। श्री बिरला ने कहा कि 75 साल के लोकतंत्र की यात्रा में जनता जागरूक हुई है और उनकी अपेक्षा और उपेक्षा बढ़ी है। इन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस नए समय में तकनीक का इस्तेमाल कर पारदर्शी व्यवस्था कायम की जा सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतांत्रिक संस्थाओं को तब मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज ज्यादातर विधानसभाएं डिजिटल हो चुकी है, ऐसे में जनता अपने जनप्रतिनिधि के आचरण और व्यवहार पर नजर रख सकती है। श्री बिरला ने कहा कि हमने पिछले 75 वर्ष में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया है। आने वाले 25 साल और भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों से आह्वान किया कि किसी सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद उनकी छवि निष्पक्ष होनी चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि डिजिटल क्रांति ने भारत की तस्वीर बदल दी है। लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करने के मामले में भारत कई विकसित देशों से आगे है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जागरूक और अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। समारोह को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल मंत्री मार्क बटलर ने कहा है कि आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से भेंट की। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने इस बैठक को महत्वपूर्ण बताया। श्री मांडविया ने कहा कि उन्होंने डिजिटल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान और प्रशिक्षण और विनिर्माण तथा जेनरिक दवाइयों की आपूर्ति में सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस वर्ष जून में कुल 17,89,000 सदस्य जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार महीने दर महीने वेतन भुगतान के आंकड़ों की तुलना नामांकित होने वाले सदस्यों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है। मई 2023 में कुल 9.71% सदस्य जोड़े गए। 2022 तक पिछले 11 महीनों में भेजी गई धनराशि सदस्यों की सबसे अधिक संख्या को दर्शाती है। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 3,491 प्रतिष्ठानों ने इस महीने के दौरान अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरकर अपने कर्मचारियों को ईपीएफओ का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ाया है। चंद्रयान 3 अपने लैंडर खतरे की खोज और बचाव कैमरा LHDAC की मदद से चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसरो ने आज LHDAC द्वारा लिए गए चंद्रमा के दूरस्थ क्षेत्र की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें पत्थरों या गहरी खाइयों से मुक्त सुरक्षित क्षेत्र का पता लगाने में मदद करेगी। इस विशेष उपकरण को अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष एप्लीकेशन सेंटर ASC ने विकसित किया है। SAC इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार रोवर के 7 लैंडर मॉड्यूल के बुधवार 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरने की संभावना है। चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। यह चंद्रयान 2 मिशन का अनुवर्ती अभियान है और इसका उद्देश्य चांद की सतह पर रोमिंग और सुरक्षित लैंडिंग में त्रुटिपूर्ण दक्षता प्रदर्शित करना है। G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से जयपुर में शुरू हो चुकी है। 2 दिन की बैठक के दौरान G20 सदस्य देश, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ व्यापार और निवेश अधिकारी 5 प्राथमिकता वाले मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। 2 दिन की बैठक के तुरंत बाद भारत की G20 अध्यक्षता के तहत जयपुर में ही 24 और 25 अगस्त को व्यापार एवं निवेश मंत्रालय बैठक आयोजित होगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में और अगले 2 से 3 दिनों तक पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु में कल मूसलाधार बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बताया है कि इस राशि का उपयोग महामारियों की रोकथाम और उससे निपटने की तैयारियों के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के 2 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत इस कोष की स्थापना निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए की गई है।
यह कोष राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम में भी मदद करेगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।